अब देखो आगे लिखो, अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। लिख लिया। अब देखो आगे हम बात करें ना, एक नंबर पर एक तो हम पढ़ेंगे विंध्यन कगार भूमि। क्या नाम आता है? विंध्यन कगार भूमि। और एक हम बात करेंगे महान सिम्मा भ्रंश की। महान सिम्मा भ्रंश। एक तो नाम आता है विंध्यन कगार भूमि का और एक नाम आएगा महान सिम्मा भ्रंश का। ठीक है, दोनों की हम बात करें तो सबसे पहले तो विंध्यन कगार भूमि के बारे में बात करते हैं। विंध्यन कगार भूमि की हम बात करें ना तो एक तो देखना आपको बनास नदी के बारे में। किसके बारे में? बनास नदी। बनास नदी की हम बात करें तो कहां से निकलती है? राजसमंद। राजसमंद से आगे उदयपुर, उदयपुर से आगे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से आगे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से आगे अजमेर, अजमेर से आगे टोंक और टोंक से आगे सवाई माधोपुर। इस प्रकार से जाती है। उसी प्रकार हम बात करें तो एक नाम आएगा चंबल नदी का। चंबल की हम बात करें तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से आगे कोटा, कोटा से आगे बूंदी, बूंदी से आगे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर से आगे करौली और करौली से आगे धौलपुर। ये यहाँ पे कहाँ पे मिलती है? इसके अंदर अपना जल कहाँ पे डालेगी? रामेश्वरम। कहाँ पर डालती है? रामेश्वरम। अब देखो यहाँ पे हम बात करें तो बनास और चंबल के मध्य का जो क्षेत्र है ना, बनास और चंबल के मध्य का क्षेत्र लगभग, अगर हम बात करें तो बनास और चंबल के मध्य का क्षेत्र, या फिर हम बात करें तो यहाँ पे तो आएगी कौन सा है? धौलपुर। कौन सा आता है? धौलपुर। इसके बाद कौन सा आता है? करौली। कौन सा आता है? करौली। इसके अलावा हम बात करें तो एक आता है यहाँ पर बूंदी। कौन सा आता है? बूंदी। और एक क्षेत्र याद रखना आपको, बिजोलिया। क्या नाम याद रखोगे? बिजोलिया। ये जो क्षेत्र है ना, ये क्या कहलाता है? विंध्यन कगार भूमि। क्या कहलाता है? विंध्यन कगार भूमि। या फिर कैसे याद रखोगे? एक चीज आपको ये याद रखनी है कि जो विंध्याचल पर्वतमाला होती है ना, विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, तो विंध्याचल पर्वतमाला की अगर हम बात करें तो उसका जो पश्चिमी भाग है ना, विंध्याचल पर्वतमाला का पश्चिमी भाग, वो क्या कहलाता है? विंध्यन कगार भूमि कहलाता है। क्या कहलाता है? विंध्यन कगार भूमि। विंध्याचल पर्वतमाला का पश्चिमी भाग। विंध्याचल पर्वतमाला है वो राजस्थान के, अगर हम बात करें तो राजस्थान के किनारे यहाँ पे कौन सा शहर स्थित है? नहीं, राज्य कौन सा है? एमपी। कौन सा आता है? एमपी। और एमपी से कौन सी पर्वतमाला गुजरती है? विंध्याचल पर्वतमाला। तो उसका जो पश्चिमी भाग है उसका विस्तार कहाँ पर है? इस क्षेत्र में आता है। कहाँ पर आता है? इस क्षेत्र के अंदर। मतलब इसका अवशेष यहाँ पे लगभग पहाड़ियां पाई जाती हैं, जो किसका अवशेष मानी जाती हैं? विंध्याचल पर्वतमाला का। तो इस क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए हम बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला का जो पश्चिमी भाग है वो क्या कहलाता है? विंध्यन कगार भूमि कहलाता है। जैसे हम बात करें तो विंध्याचल पर्वतमाला का जो यहाँ पे विस्तार है, सबसे पहले नाम आता है धौलपुर का। क्या नाम आता है? धौलपुर। धौलपुर में निकाले जाते हैं लाल बलुआ पत्थर। क्या नाम आता है? लाल बलुआ पत्थर। धौलपुर में क्या निकलता है? लाल बलुआ पत्थर निकलता है। उसी प्रकार हम बात करें तो आगे नाम आएगा करौली। क्या नाम आता है? करौली। क्या नाम आएगा? करौली। करौली की हम बात करें तो यहाँ पे कौन सा पत्थर निकलता है? गुलाबी पत्थर। कौन सा पत्थर निकलता है? गुलाबी पत्थर। कौन सा पत्थर निकलेगा? गुलाबी पत्थर। उसी प्रकार हम बात करें तो एक नाम आता है बूंदी। क्या नाम आता है?
बूंदी। बूंदी की हम बात करें तो बूंदी में कौन सा पत्थर निकाला जाता है? सलेटी। कौन सा आता है? सलेटी बलुआ। कौन सा पत्थर आएगा? सलेटी बलुआ पत्थर। उसी प्रकार हम बात करें तो बिजोलिया भीलवाड़ा का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र आता है? बिजोलिया भीलवाड़ा। बिजोलिया भीलवाड़ा का क्षेत्र, यहाँ पे निकाले जाते हैं पट्टी व कांतले। क्या निकाले जाते हैं? पट्टी व कांतले निकलते हैं। क्या निकाले जाते हैं? पट्टी व कांतले। तो ये क्षेत्र यहाँ पे किसका विस्तार आता है? विंध्यन कगार भूमि का, जो किसका भाग मानी जाती है? विंध्याचल पर्वतमाला का। किसका भाग मानी जाती है? विंध्याचल पर्वतमाला का भाग मानी जाती है। यहीं पे हम बात करें तो कल मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से देखो, विंध्यन कगार भूमि है, इसके सारे हम बात करें तो क्या बना हुआ है? महान सिम्मा भ्रंश। क्या बना हुआ है? महान सिम्मा भ्रंश। महान सिम्मा भ्रंश की हम बात करें अब देखो, महान सिम्मा भ्रंश की हम बात करें तो ये कौन सा क्षेत्र है? जहां पे अरावली और विंध्याचल, अरावली और विंध्याचल का क्या होता है? मिलन होता है। क्या होता है? मिलन होता है। मतलब जहां पे अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला वो दोनों आगे क्या होती हैं? मिलती हैं। उसको क्या बोला जाएगा? महान सिम्मा भ्रंश बोला जाता है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोला जाता है? महान सिम्मा भ्रंश। राजस्थान में हम बात करें तो कहां कहां विस्तार है? सबसे पहले देखो, यहां से हम बात करें तो बेंगू चित्तौड़गढ़ से होते हुए, वो कौन दिखेगी? दिखा तो की नहीं था। बेंगू चित्तौड़गढ़, बेंगू चित्तौड़गढ़ से आगे हम बात करें तो उत्तरी कोटा, बूंदी, बूंदी से आगे सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर से आगे करौली, करौली से आगे धौलपुर। इस प्रकार से एक बाउंड्री बनी हुई है, उसको क्या बोला जाता है? महान सिम्मा भ्रंश बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? महान सिम्मा भ्रंश। सबसे पहले विस्तार की हम बात करें तो चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से आगे कोटा, कोटा से आगे हम बात करें तो बूंदी, बूंदी से आगे हम बात करें तो सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर से आगे कौन सा आएगा? करौली, और करौली से आगे धौलपुर। ये जो विस्तार है इसका मतलब इस प्रकार से एक श्रृंखला बनी हुई या भ्रंश बना हुआ है, जिसको क्या बोला जाता है? महान सिम्मा भ्रंश बोला जाता है। इसमें मुख्य क्षेत्र की हम बात करें तो एक तो बूंदी में स्थान आता है, कौन सा? सतुर। एक चोटी बनी हुई है, कौन सा स्थान आता है? सतुर। कौन सा स्थान आएगा? सतुर। उसी प्रकार से याद रखना, यहाँ पे जो क्षेत्र ये क्या कहलाता है? उत्तरी कोटा का क्षेत्र। कौन सा आता है? उत्तरी कोटा का क्षेत्र। चित्तौड़गढ़ में स्थान आता है कौन सा? बेंगू। कौन सा स्थान आएगा? बेंगू। ये मुख्य मुख्य क्षेत्र आते हैं इस महान सिम्मा भ्रंश में। तो एक तो याद रखना महान सिम्मा भ्रंश और एक विंध्यन कगार भूमि, दोनों की अगर हम बात करें तो एक चीज तो ये याद रखनी है कि महान सिम्मा भ्रंश है वो तो अरावली और विंध्याचल को या तो अलग करता है, जहां पे दोनों आके मिलती हैं। एक चीज तो ये याद रखना, सही है, बस को ड्राइवर वही है। अब देखो, इसके अलावा विंध्याचल पर्वतमाला है तो उसका भाग कौन सा भाग मानी जाती है? विंध्यन कगार भूमि। इस प्रकार से याद रखोगे कि विंध्याचल पर्वतमाला का जो विस्तार राजस्थान में वो क्या कहलाता है? विंध्यन कगार भूमि कहलाता है। क्या कहलाता है? विंध्यन कगार भूमि कहलाता है। कहां कहां विस्तार आएगा? सबसे पहले धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी और चित्तौड़गढ़। इसके अलावा यह भाग आता है बिजोलिया भीलवाड़ा का, बिजोलिया भीलवाड़ा। इसके अलावा हम बात करें तो यह भाग आएगा कोटा का। कौन सा भाग आता है? कोटा का। एक चीज तो ये याद रखोगे। अब मेन चीज आती है कि झालावाड़, झालावाड़ के अलावा अगर हम बात करें तो बारा और बाकी कोटा। ये जो क्षेत्र है ये भी किसका भाग आता है? मालवा के पठार का। किसका भाग आता है? मालवा के पठार का। और मालवा का पठार भी कहां पे स्थित है? एमपी में। कहां पर आता है? एमपी में। तो दो ही चीज याद रखनी है, विंध्यन कगार भूमि वो किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। कैसे? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का पश्चिमी भाग। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग आता है? पश्चिमी भाग। और अरावली और विंध्याचल को अलग करने वाला जो भ्रंश है वो क्या कहलाता है? महान सिम्मा भ्रंश। और वो कहां से गुजरता है? राजस्थान। और राजस्थान में कहां से गुजरेगा? सबसे पहले धौलपुर, धौलपुर के बाद
करौली, करौली के बाद है सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद है उत्तरी कोटा, उसके बाद है बूंदी, और बूंदी के बाद है चित्तौड़गढ़। कौन सा आएगा? चित्तौड़गढ़। तो सबसे पहले तो हेडिंग लगाओ विंध्यन कगार भूमि। लिखो विस्तार, विस्तार। इसमें लिखो मुख्य सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। मुख्य लिखो सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर लिख लिया। अन्य में लिखो बूंदी, बिजोलिया, भीलवाड़ा। बूंदी और बिजोलिया, भीलवाड़ा लिख लिया। इसके बाद लिखो निर्माण, लिखो निर्माण। लिखो निर्माण। बलुआ पत्थर से निर्मित, बलुआ पत्थर से निर्मित, बलुआ पत्थर से निर्मित लिख लिया। उसके बाद आगे लिखो, सबसे पहले लिखो लाल पत्थर, लिखो लाल पत्थर। धौलपुर। लाल पत्थर कहां से निकलता है? धौलपुर में। लाल पत्थर कहां पे निकलेगा? लाल बलुआ पत्थर है के पत्थर है। कचलियों पत्थर को नहीं आवेगी जो, एक तो पक्का आवे काला काला रंग को नीम का मैंने गिरा, एक लाल रंग को आवे वो फूट जाए मत। धौलपुर लाल बलुआ पत्थर लिख लिया। एक लिखो गुलाबी बलुआ पत्थर, गुलाबी बलुआ पत्थर। गुलाबी बलुआ पत्थर। करौली। गुलाबी बलुआ पत्थर करौली लिख लिया। एक लिखो सलेटी बलुआ पत्थर, सलेटी बलुआ पत्थर। और सलेटी बलुआ पत्थर कहां पे पाया जाता है? बूंदी में। लिखो बूंदी। सलेटी बलुआ पत्थर बूंदी में लिख लिया। इसके बाद लिखो पट्टी व कांतले, पट्टी व कांतले। बिजोलिया, भीलवाड़ा। बिजोलिया, भीलवाड़ा। बिजोलिया, भीलवाड़ा लिख लिया। पट्टी व कांतले, बिजोलिया, भीलवाड़ा। और नोट लगा के लिखो यह क्षेत्र चंबल व बनास नदी के मध्य पाया जाता है।
यह क्षेत्र चंबल व बनास नदी के मध्य पाया जाता है। चंबल व बनास नदी के मध्य पाया जाता है। लिख लिया। इसके बाद हेडिंग लगाओ महान सिम्मा भ्रंश। महान सिम्मा भ्रंश। लिखो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में, इसी के अंदर है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में महान सिम्मा भ्रंश गुजरता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में महान सिम्मा भ्रंश गुजरता है। लिख लिया। जो अरावली के पूर्व में स्थित है, जो अरावली के पूर्व में स्थित है। अरावली के पूर्व में स्थित है तथा बूंदी सवाईमाधोपुर की, तथा बूंदी व सवाईमाधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। बूंदी व सवाईमाधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। इसके बाद आगे लिखो अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला का अरावली व विंध्याचल पर्वतमाला का मिलन स्थान होने के कारण महान सिम्मा भ्रंश कहलाता है। महान सिम्मा भ्रंश कहलाता है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू, चित्तौड़गढ़ के बेंगू, चित्तौड़गढ़ के बेंगू, इसके बाद लिखो उत्तरी कोटा, उत्तरी कोटा, उसके बाद लिखो सतूर बूंदी, सतूर, सतूर बूंदी। लिख लिया सतूर बूंदी। उसके बाद लिखो सवाईमाधोपुर,
सवाईमाधोपुर, धौलपुर, करौली में देखा जा सकता है। देखा जा सकता है। अब देखो इसके बाद हम बात करें तो आगे आता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे नदी निर्मित मैदान। डट्टे कौन सा बोली को निजद की है? नदी निर्मित मैदान। क्या नाम आता है? नदी निर्मित मैदान। क्यों क्यों क्या बात हुई? नदी निर्मित मैदान, ठीक है। एक पढ़ेंगे हमें इसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। एक क्या आता है? अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां आएंगी? एक तो नाम आएगा बूंदी की पहाड़ियां। क्या नाम आता है? बूंदी की पहाड़ियां। एक नाम आएगा, एक नाम आता है मुकंदरा की पहाड़ियां। एक क्या नाम आता है? मुकंदरा की पहाड़ियां। एक नाम आता है कुंडला की पहाड़ियां। क्या नाम आता है? कुंडला की पहाड़ियां। और एक नाम आता है रामगढ़ की पहाड़ियां। क्या नाम आता है? रामगढ़ की पहाड़ियां। एक चीज तो ये देखेंगे। इसके अलावा एक नाम आता है शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। क्या नाम आता है? शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र। शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र ये 12 के अंदर है, ठीक है। पठारी भाग है, ऊंचा भाग है, जहां पे सहरिया जनजाति क्या करती है? निवास करती है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में? नदी निर्मित मैदान के बारे में। नदी निर्मित मैदान का मतलब क्या है कि हाड़ौती का पठार है, वहां की मुख्य नदी कौन सी है? चंबल नदी। कौन सी है? चंबल नदी। तो चंबल और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो कोट्टा बूंदी के अंदर मैदान का निर्माण किया गया है ना, उसको क्या बोला जाता है? नदी निर्मित मैदान। क्या बोला जाता है? नदी निर्मित मैदान। अब देखो, जैसे हम बात करें चंबल नदी यहां से गुजरती है, यहां से गुजरेगी तो ये कोट्टा और बूंदी का क्षेत्र है ना, ये भाग, ठीक है। यहां पे चंबल और उसकी सहायक नदियां है ना, उनके द्वारा मैदानी भाग का निर्माण किया गया है। किसका निर्माण किया गया है? मैदानी भाग का निर्माण किया गया है। उसकी हम बात करें तो उसको क्या बोला जाता है? नदी निर्मित मैदान कहा जाता है। ऊंचाई कितनी आती है? औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई आएगी 210 से 275 मीटर। कितनी आती है? 210 से 275 मीटर। औसत ऊंचाई कितनी आएगी? 210 से 275 मीटर आएगी। उसके बाद हम बात करें, एक चीज याद रखना कि यहाँ पे विस्तार किसका है? काली मिट्टी का। विस्तार किसका होता है? काली मिट्टी का विस्तार है। किसका विस्तार है? काली मिट्टी का विस्तार। मतलब बेसाल्ट मिट्टी, बेसाल्ट लावा निर्मित मिट्टी। अब अगर हम बात करें, जो बेसाल्ट लावा निर्मित मिट्टी है, ये किससे निर्मित होती है? किससे निर्मित होती है? ज्वालामुखी की लावा के विखंडन क्रिया से। ज्वालामुखी के लावा के विखंडन क्रिया से होती है। और इससे कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी बनती है। कौन सी मिट्टी बनेगी? काली मिट्टी। एक चीज ये याद रखना कि नदी निर्मित मैदान वो उसका विस्तार कहां पर आएगा? कोट्टा और बूंदी में। कहां पर आएगा? कोट्टा और बूंदी में। उसके बाद इसके बाद नाम याद रखना कि औसत ऊंचाई कितनी है? 210 से 275 मीटर। 210 से 275 मीटर क्या आती है? औसत ऊंचाई।
और एक अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सी मिट्टी का विस्तार है, काली मिट्टी का। कौन सी मिट्टी का है, काली मिट्टी का। और ये भाग किस में शामिल किया जाता है, विंध्यन कगार भूमि में। किस में शामिल किया जाएगा, विंध्यन कगार। विंध्यन का मतलब विंध्याचल पर्वतमाला का भाग माना जाएगा। किसका भाग माना जाएगा, विंध्याचल पर्वतमाला का। ये चीज याद रखना। तो ये याद रखना है कि चंबल नदी के द्वारा जो मैदान का निर्माण किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, नदी निर्मित मैदान। उसके बाद देखो आगे हम बात कर रहे थे किसके बारे में, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। कौन सी आती हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ। अर्धचंद्राकार पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो 4 पहाड़ियाँ याद रखनी है। बूंदी की पहाड़ियाँ, इसके बाद मुकंदरा की पहाड़ियाँ, उसके बाद कुंडला की पहाड़ियाँ, और उसके बाद रामगढ़ की पहाड़ियाँ। उसके बाद कौन सी आएंगी, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। कुंडला की पहाड़ियाँ, इसके बारे में केवल एक ही चीज़ याद रखनी है कि ये आती हैं कुंडल की आकृति की। कैसी आकृति है इनकी, कुंडल के समान। कैसी आकृति आती है, कुंडल के समान आती है, मतलब इस प्रकार से पहाड़ियां। ठीक है, विस्तार कहां पर है, कोट्टा में। कहां पर आता है, कोट्टा में। कुंडला की आकृतियां वो कहां पे आती हैं, कोट्टा में। कहां पर है, कोट्टा में। और आकृति कैसी है, कुंडल के समान। कैसी है, कुंडल के समान। उसके बाद आता है रामगढ़ की पहाड़ियाँ। कौन सी आती है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। तो इनका विस्तार की अगर हम बात करें तो इनका विस्तार आता है बूंदी से लेकर 12 तक। बूंदी से लेकर 12 तक कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं, रामगढ़ की पहाड़ियाँ। कहाँ से लेकर, बूंदी से लेकर 12 तक। बूंदी से लेकर 12 तक। एक ही चीज याद रखना कि रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं इनका निर्माण एक खगोलीय घटना मानी जाती है। क्या मानी जाती है, खगोलीय घटना। खगोलीय घटना का मतलब क्या है, एक तो यहाँ पे एक झील का निर्माण हुआ था बूंदी के अंदर, ठीक है, 12 और बूंदी के आसपास के क्षेत्र में। मतलब खगोलीय घटना मतलब क्या है कि यहाँ पे उल्का पिंड आकर गिरा था और उससे इन पहाड़ियों का निर्माण हुआ है जो क्या मानी जाती है, खगोलीय घटना। विस्तार की हम बात करें तो रामगढ़ की पहाड़ियाँ बूंदी से लेकर 12 तक, बूंदी से लेकर 12 तक विस्तार है। मुख्य रूप से हम बात करें अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में, तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में एक तो नाम आता है किसका, बूंदी की पहाड़ियों का। ठीक है, और एक नाम आएगा मुकंदरा हिल्स। क्या नाम आता है, मुकंदरा हिल्स। ठीक है, अब देखो पहले हम बात करते हैं बूंदी की पहाड़ियों के बारे में। क्या याद रखोगे, सबसे पहले तो ये याद रखना है कि ये एक दोहरी पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला है, दोहरी पर्वतमाला। दोहरी पर्वतमाला का मतलब क्या होता है कि 2 पहाड़ियां साथ साथ चलती हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, दोहरी पर्वतमाला। विस्तार कहां पर है, बूंदी में। कहां पर है, बूंदी में। इस प्रकार से बनी हुई है। ठीक है, एक चीज और याद रखनी है कि इनका विस्तार वो उत्तर पूर्व से किस ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। उत्तर पूर्व से किस ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर। एक चीज ये याद रखनी है। इसके अलावा हम बात करें तो एक और क्या याद रखोगे कि इनके ऊपर एक सर्वोच्च चोटी पाई जाती है इसके ऊपर, और उस चोटी का नाम क्या है, सतुर। क्या नाम आता है, सतुर। ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई आती है 353 मीटर। ऊंचाई कितनी आती है, 353 मीटर। कितनी आती है, 353 मीटर। जबकि हम बात करें इन पहाड़ियों की लंबाई कितनी है, 96 किलोमीटर। कितनी आती है, 96 किलोमीटर। ऊंचाई की इन लंबाई कितनी आएगी, 96 किलोमीटर। जबकि इनकी इस सतुर की ऊंचाई कितनी है, 353। कितनी आती है, 353 मीटर। इसके अलावा हम बात करें तो एक इसके अंदर दरें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, दरें पाई जाएंगी। दरों की हम बात करें, वो दिखा ना, कौन दिखाएंगे, देखो उरे देख लो। बूंदी का मैंने ये पहाड़ी का मैंने दरा पाई जाए। एक तो नाम आओगो खटकड़। कोई सो दरो है, खटकड़ दरा। ठीक है, एक दरिया का नाम आएगा लाखेरी। क्या नाम आता है,
लाखेरी दर्रा। क्या नाम आएगा? लाखेरी। एक नाम आएगा जेतावास दर्रा। कौन सा दर्रा है? जेतावास। कौन सा दर्रा बना हुआ है? जेतावास दर्रा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक नाम आएगा रामगढ़। क्या नाम आता है? रामगढ़। तो ये 4 दर्रे बने हुए हैं। एक तो नाम आता है खटकड़, एक नाम आता है लाखेरी, और एक नाम आएगा जेतावास, और एक क्या नाम आएगा? रामगढ़। कितने दर्रे बने हुए? 4 दर्रे। कहाँ पे बने हुए? बूंदी में। कौन सी पहाड़ियों में? बूंदी की पहाड़ियों में। कैसी पर्वतमाला है? दोहरी पर्वतमाला। सबसे ऊंची चोटी सतुर। कौन सी आएगी सबसे ऊंची चोटी? सतुर। और इसके अलावा अगर हम बात करें लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। और सतुर की ऊंचाई कितनी है? 353। कितनी आएगी? 353। तो एक नंबर में हम बात करें। अब अर्धचंद्राकार नाम क्यों आता है? इनको ऊपर से देखते हैं ना तो कैसी लगती हैं? चांद की आकृति की, जो मतलब अधूरा चांद होता है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो इसलिए इसका क्या नाम आता है? अर्धचंद्राकार। और है क्या? दोहरी पर्वतमाला। कैसी पर्वतमाला है? दोहरी पर्वतमाला। तो याद रह जाएगा। अगर हम बात करें कुंडल की आकृति की पहाड़ियां कौन सी हैं? कुंडला की पहाड़ियां। कहां पर हैं? कहां पर हैं? हैं? कोटा में। कहां पर आती हैं? कोटा में। और रामगढ़ की पहाड़ियां बूंदी से लेकर 12 तक। रामगढ़ की पहाड़ियां कहां पर आएंगी? बूंदी से लेकर 12 तक आएगी। अब देखो आगे हम बात करें तो आगे नाम आता है मुकंदरा हिल्स। क्या नाम आएगा? मुकंदरा हिल्स। यूं सीखो छोटो, यूं। अब देखो आगे नाम आता है मुकंदरा हिल्स। क्या नाम आता है? मुकंदरा हिल्स। ओमन जी बाद में बात करूंगा, देखो बोल देना। मुकंदरा हिल्स। सबसे पहले हम बात करें विस्तार कहां पे आएगा? कोटा व झालावाड़। कहां पे आता है विस्तार? कोटा व झालावाड़ में। कहां पर आता है? कोटा व झालावाड़। लंबाई की हम बात करें तो इन पहाड़ियों की लंबाई देखो इस प्रकार से है। ये कहां पे फैली हुई है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर फैली हुई है इस प्रकार से। लंबाई कितनी आती है? 120 किलोमीटर। लंबाई कितनी आएगी? 120 किलोमीटर। कहां पे विस्तार है? कोटा और झालावाड़ में। अब एक चीज और याद रखना, इनका मुख्य जो विस्तार है वो कहां पर है? कोटा में। मुख्य विस्तार कहां पर आता है? कोटा में आता है। मुख्य विस्तार कहां पर है? कोटा में। और पूरा पूरा विस्तार पूछे तो कोटा और झालावाड़ में। याद रह जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो आती है इनकी सबसे ऊंची चोटी। और सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें, सबसे ऊंची चोटी आती है चांदबाड़ी। कौन सी आती है? चांदबाड़ी। और इसकी ऊंचाई है 517 मीटर। कितनी आती है? 517 मीटर। कितनी ऊंचाई आएगी? 517। सबसे पहले तो ये याद रखोगे कि मुकंदरा हिल्स हैं वो किस में शामिल की जाती हैं? अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में। किस में शामिल की जाएंगी? अर्धचंद्राकार पहाड़ियों में। इसके अलावा क्या याद रखोगे? कहां पे विस्तार है? कोटा और झालावाड़। कोटा और झालावाड़ में। लंबाई कितनी आती है? 120 किलोमीटर। सबसे ऊंची चोटी चांदबाड़ी। कौन सी आती है? चांदबाड़ी। और इसके अलावा अगर हम बात करें ऊंचाई कितनी आएगी? 517। कितनी आएगी? 517। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना कि इसका मुख्य विस्तार कहां पर है? कोटा में। कहां पर आता है? कोटा में।